नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे यहाँ पर तैयारी करवाते हैं साथियों हम NTA UGC नेट GRF की। तो नेट GRF के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं साथियों TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, KVS, NVS, GIC, DSSB, GDC इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है साथियों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मैक्सिमम जितना हो सके आपके अपने साथियों के साथ में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट यहाँ पर हम पोस्ट करें आपका उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सभी को पता होगा साथियों हमारा MCQ सीरीज चल रही है, हम आपका फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। एग्ज़ाम जल्दी ही होने की संभावना है, सबको पता होगा 12 अगस्त से दूसरा सेशन चलेगा एग्ज़ाम्स का। तो उम्मीद है कि 12 अगस्त को ही आप सभी का एग्ज़ाम हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने फास्ट रिवीजन कर लीजिए। हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से MCQ के माध्यम से आपका फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी इसी के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हुए एंशिएंट इंडिया और मेडिएवल इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। थर्ड लेक्चर जो है वो है कि क्वेश्चन नंबर 70, और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? बताइए साथियों, दोनों में क्या अंतर है, यानी क्या पूछ रहा है कि बौद्ध गुफा, चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? बताइए साथियों क्या अंतर होता है। को 4 ऑप्शन दिए हो आपके सामने ABCD, आपने राइट ऑप्शन चूज करके पुटअप करना होता है। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आप सभी को साथियों, 30 सेकंड्स के अंदर ही अपने अपना राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि चैत्य जो है आपका पूजा स्थल होता है। और विहार जबकि होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, रहने का स्थान होता है। चैत्य साधु जिसे कहते हैं जहाँ पर चिता बनाई जाती है ना किसी भी बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की, जहाँ पर समाधि होती है या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी के ऊपर जो एक चैत्य बना दिया जाता है। वो चिता के ऊपर ही जो संरचना बनाई जाती है मकबरा के टाइप में, इस्लाम में मकबरा बोलते हैं और बौद्ध दर्शन में उसे चैत्य बोलते हैं। तो उसी का पूजा पाठ करने के जो बनाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम चैत्य। ठीक है, और लेकिन ये जो है आपका विहार जो है ना वो एक बड़ी संरचना होती है। विहार तो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का निवास स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ कहाँ पर टीपू सुल्तान ने डॉकयार्ड बनवाए? डॉकयार्ड बोले तो बंदरगाह, जहाँ पर शिप आते जाते हैं ना, जहाँ पर ट्रेडिंग चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो बताइए साथियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से जगहों पर उसने डॉकयार्ड बनवाए थे टीपू सुल्तान ने। पढ़ा लिखा बंदा था टीपू सुल्तान वैसे।
तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने डॉकयार्ड जो बनवाए थे वो बनवाए थे आपके मंगलौर में, वाजिदाबाद में और मौलिदाबाद में, 3 जगहों पर बनवाए थे। श्रीरंगपट्टनम जो कि उसकी राजधानी थी यहाँ पर नहीं बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 निम्न में से सही कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं साथियों, तो तीनों में से बताना आपने कि कौन से सही हैं। पहला कहता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय व्यवस्था का चित्रण किया है। बी दूसरा कहता है कि ह्वेनसांग का भारतीय विवरण सीयूकी के नाम से है। और थर्ड कहता है कि अल बरूनी की तहकीक हिंद भारत की संस्कृति पर प्रकाश डालती है। तो में से आपने सही राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो ठीक है तीनों में से। बताइए। इजी क्वेश्चन, अब आसानी के साथ बता सकते हैं इसको तो। देखिए साथियों, इसमें क्या है, सबको पता होगा कि मैगस्नेज ने इंडिका में जो भारतीय व्यवस्था का चित्रण किया वो बिल्कुल सही है। बहुत सी बातें लिखी है उसने भारतीयों के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में, ठीक है। ह्वेनसांग का भारतीय विवरण जो वो सीयूकी में है, बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग ने जो बुक लिखी थी ना, जो उसका यात्रा विवरण है वो सीयूकी के नाम से है। और अल बरूनी की जो वो तहकीक हिंद जो है बुक है, बिल्कुल सही कह रहा है कि उसकी भारत की संस्कृति पर प्रकाश डालती है, बहुत कुछ लिखा उसने भारत के बारे में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन आपके सही हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथी, क्या होगा 73 का। कि टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 कथन दे रखे हैं, इन 6 में से आपने राइट आंसर चूज करके बताना कि कौन कौन से कथन जो है वो राइट है। इसमें देखिए क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा उसने एक वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की, बिल्कुल सही कहता है। बोर्ड की स्थापना की थी उसने एक वाणिज्य बोर्ड की, ठीक है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, सबको पता होगा, बिल्कुल लगवाया था। जैकोबिल क्लब का सदस्य बना, पहला भारतीय था जिसने जैकोबिल क्लब की सदस्यता बनाई थी। और नौसेना का बोर्ड का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन नेवी के बोर्ड का जो उसने अपने राज्य में गठन किया था, ठीक है भाई। ये दोनों गलत हो जाएंगे, 5 और 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या कहता है 74 विजयनगर राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। कौन निर्णय देते थे धार्मिक और सामाजिक विषयों पर?
तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 74। बताइए फटाफट क्या होगा। ए समयाचार्य अथवा देशरी, ये था सामाजिक और धार्मिक विषयों पर नेट डिसीजन जो देता था ना, ये अधिकारी की पोस्ट होती थी समयाचार्य अथवा देशरी। जैसे कि ये आपके सल्तनत काल में था ना, काजी उल कुज्जात, धार्मिक मामलों को देखते थे, इसी प्रकार से ये भी था। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दे रखे हैं साथियों आपको, ABCD, इनमें से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना। बताइए कौन सा राइट आंसर है। सेवेंटी फाइव। तो 75 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आदिमानवों को या जीवाश्म जो प्रचुर ऊर्जा मिले हैं, बिल्कुल नहीं मिले हैं, बहुत कम मात्रा में मिले हैं नामचारे के। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आपके ठीक हैं, ABC। 76 कहता है कि विश्व के इतिहास में सबसे पहले अनिवार्य सैनिक सेवा किस देश ने शुरू की। कंपलसरी आर्मी सर्विसेज कौन से देश ने शुरू की थी, बताइए। जैसे आज भी कुछ देशों में ना कंपलसरी आपको आर्मी ट्रेनिंग लेनी ही लेनी पड़ी, जैसे कि इजराइल है। इजराइल के अंदर थोड़े से पॉपुलेशन की कम है, इसलिए उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि कोई भी लेडीज हो चाहे जेंट्स, उसको आर्मी की ट्रेनिंग कुछ समय के लिए लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कब युद्ध हो जाए, कब उनको ज़रूरत पड़ जाए उनको आर्मी की। तो उससे अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ देना चाहिए सभी देशों को। उससे कम से कम स्टूडेंट लोगों में डिसिप्लिन तो आता है, और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को तो बोलने का ही नहीं पता, दे लोगों को तो लोग पढ़ लेते हैं, बोलने तो भी नहीं आ पाते, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती, ना कैरेक्टर होता उनका, सबको पता है। तो अक्षय कुमार ने, हाँ एक बात बताता हूँ आपको, अक्षय कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2-3 बार लिखा इस चीज़ को लेकर के लेटर कि जो है कम से कम NCC कंपलसरी करिए, या फिर आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी करिए, या फिर कोई भी एक स्पोर्ट्स जो कंपलसरी करिए फिजिकल वर्कआउट के लिए, जैसे कि जूडो है इस आत्मरक्षा के उपाय जिसमें होते हैं ना, जूडो, कराटे, जूजित्सु, इस प्रकार का जो लड़कियों के लिए भी, ताकि कम से कम अपने खुद की सेफ्टी तो कर सकें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इमरजेंसी में पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, लड़कियों को ज़रूरत है। आजकल लड़कियां तो क्या, लड़की भी सेफ़ नहीं रही यार, माहौल ऐसा होता जा रहा है। तो कंपलसरी करनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ NCC तो कम से कम कर देनी चाहिए सरकार को कंपलसरी। पहले NCC का क्रेज़ था, अब तो प्राइवेट स्कूलों ने ख़त्म कर दिया साहब, सब ऐसे की तैसी कर दी। पता नहीं क्या होगा देश का। तो 76 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस ने शुरू किया सबसे पहले कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग का सिस्टम जो था ना। हाँ बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में यह कहा कि अगर रूसो ना होता तो क्रांति भी नहीं होती। क्या बात, अच्छा जी, ऐसा भी हुआ था क्या। रूसो काफ़ी एक दार्शनिक था, रूसो जो था ना वो आपका फ्रांस का दार्शनिक था उस समय का। तो ज़रा बताइए साथ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना वो हुई थी आपकी 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चीन की क्रांति है पता होना चाहिए आपको, रसिया के वर्ष रूस में क्रांति कब कब हुई थी, इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इंडिया में क्रांति कब हुई थी, आज़ादी की पहले लड़ाई, इस प्रकार से
बहुत सारे देशों में हुई है, या पता होना चाहिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेपोलियन ने ऐसा कहा था। नेपोलियन बंदा ग्रेट था वैसे, बोनापार्ट नेपोलियन इसका नाम था। चीनी क्रांति हुई थी आपकी एक 1911 में और 1937 में। इसी प्रकार से रूस रसिया में हुई थी आपकी 1917। रूसी क्रांति बोलते हैं इस प्रकार से। सभी देशों में अलग अलग क्रांतियाँ होती, पता होना चाहिए आपको। तो ज़रा बताइए इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? एक आपके लिए एक और सवाल आज का। 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक तो आप लोग बता दो यार। फ्रांस के संदर्भ में लेत्र द काशे क्या था? क्या बात है, लेत्र द काशे क्या था? फ्रांस के संदर्भ में पूछा गया है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकार का वारंट था वो। आज जैसे पुलिस वारंट जारी करती है ना, किसी को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर दिया जाता है, गिरफ्तारी का वारंट आ गया, तलाशी के लिए वारंट जारी कर देती सरकार, तो इसी प्रकार से था ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिज्ञा पत्र का आरंभ करवाया? बताइए साथियों। सेवेंटी नाइन, तो क्वेश्चन में 79 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। काफ़ी क्रिटिकल बना दिया है। क्या कहता है 80 क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए साथियों, 6 कथन दिए हुए इनके रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित प्रशासनिक सुधारों के बारे में, उनमें से कौन कौन से कथन ठीक चीज़ है उसने करवाए थे काम? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसको छोड़ करके ना, 4th नंबर को छोड़ करके बाकी सारे ठीक हैं आपके। मराठों के किस संत को मराठा राज्य का तुलसीदास कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। एक नाथ को कहा जाता है
मराठा राज्य का तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 82 कि इज्तिहाद इज्तिहाद विचारधारा जिससे स्वतंत्र तर्कवाद की राजनीति विचारधाराओं को पनपने में सहायता मिली, इसामी द्वारा किस सुल्तान के प्रति उलेमाओं के विद्रोही होने का कारण इत्तिहाद में विश्वास की संकल्पना को बताता है? धार्मिक जो उलेमा थे, वर्ग थे ना, वो उसके विद्रोही हो गए थे, उसके खिलाफ हो गए थे। कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का? तो वो था आपका, ऐसा ही क्यों हुआ है सबको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये भाई साहब थे, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे। हालांकि पढ़ा लिखा बंदा था पर कामयाब हो नहीं पाया, बात इसकी बात बनी नहीं। हाँ, आगे कहता है क्या कि बहिरागढ़ अभिलेख दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? बहिरागढ़ अभिलेख में कौन से सुल्तान से संबंध रखता है बहिरागढ़ अभिलेख? तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 84 कि मोहम्मद बिन तुगलक कालीन किस संस्कृत अभिलेख में उसे निज बहुवीरिया यानी अपने भुजाओं के बल पर, इसी अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली पर बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया है? कौन सा अभिलेख है? कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय का कौन सा संस्कृत अभिलेख है जिसमें उसे उसके बारे में निज बहुवीरिया कहा गया। निज बहुवीरिया का अर्थ होता है अपनी भुजाओं के बल पर, और इसी अभिलेख में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पर बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया। कौन सा अभिलेख था बताइए? गलत लिखा हुआ, ये निज आना चाहिए, निज ना कि निज। निज आना चाहिए, इसके जगह पे निज, छोटी में की मात्रा आएगी आगे से। निज बहु, निज माने अपनी पर्सनल, अपनी, और बहु मैंने बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, बहु बहुत है। वीर या तो कुछ अलग शब्द भी बनता है इसका अलग, खैर छोड़ो। हाँ, 84 का जो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरैना अभिलेख। ये बनता है इसका आंसर 84 का जो है ना। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? बताइए साथी, सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया कौन सा बुक लिखी थी उसने?
85। 85 का जो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुलासत उल तवारीख। ये उत नहीं है, उल होना चाहिए, खुलासत उल तवारीख होगा। तो ज़रा बताइए साथियों, मुंतखब उल तवारीख किसकी रचना है। मुंतखब उल तवारीख जो है ये किसकी रचना है। एक और सवाल आपके लिए आज का एज ए होमवर्क ढूंढ लेना अपना, जाकर क्लास ख़त्म होने के बाद में, और आंसर दे देना टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे, ग्रुप में दे दिया करो, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मीर कासिम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ABCD चार्ट दे रखे हैं, चारों में से एक गलत है, बताइए कौन सा गलत है। मीर कासिम की बात हो रही है। फटाफट आंसर दो यार, ऐसे नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, फटाफट चलेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1760 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, ये गलत है, बाकी सारे तीनों ठीक है। क्लियर। 87 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया। क्या बात है। यहीं से बीज फूटे थे साथ ही आपस में लड़वाने के और सहायक संधि के। भारतीय राज दरबारों में रखवा दिया और उन्हीं के खर्चे से विदेशी सेनाओं को। तो कौन सा सेनापति था साथी बताइए, गवर्नर था। एट्टी सेवन। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ना साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। इन भाई साहब ने शुरुआत की थी। कहता कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया था। कौन सा युद्ध था जिसके बाद में कि मैसूर के ऊपर फ्रांसीसी प्रभाव खत्म हो गया था। सबको पता होगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 4 मैसूर के युद्ध लड़े थे, है ना। संग बना, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ मिल करके। तो चारों में से पूछ रहा है कि कौन से युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया था। 88 क्वेश्चन नंबर। तो ये जो था ना, ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसमें तो मारा गया था बेचारा, 1799 की बात है। चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर के ऊपर कब्जा हो गया था अंग्रेजों का, और उन्होंने उठा करके किसी और दूसरा, क्या नाम था उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसको दे दिया था। ये उसका पिट्ठू था वो। कहता है कि 89 निम्नलिखित में से किन किन इतिहासकारों की यह धारणा है कि मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति का परिणाम था। सही कह रहा, काफ़ी हद तक मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि भाई अंग्रेजों ने ना हिंदुओं को इतना सताया, इतना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर, उसके विरोध में जो मराठे खड़े हुए थे, फिर मराठों ने इकट्ठा होकर के खड़े हुए थे। फिर शिवाजी महाराज ने उनको एकत्रित करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने उसको और बढ़ाया, उनके साम्राज्य को भी, और मुग़लों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, बैंड बजा दिया था भाई साहब मुग़लों का, सबको पता होगा।
दिल्ली तक आके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लाहौर तक पहुंच गए थे मराठे। बस उनका पतन का सबसे बड़ा कारण तो पानीपत का तीसरा युद्ध था, उसके बाद ख़त्म ही हो गए थे बेचारे। उसमें भी धोखेबाजी हुई। एक तो आपका क्या बोलते हैं, जाट नेता था ना, क्या नाम था उसका, उसने साथ ही नहीं दी, उसने मना ही करता हंसता रहा था वो, उसने किसी का सपोर्ट नहीं किया। और राजपूतों ने वापस में लड़ते मरते रहे, इन्होंने भी कोई खास सपोर्ट नहीं किया। और जिनकी तरफ जो अवध का पता नहीं बंगाल का जो शाह राजा था, उसको जो इनकी तरफ में था वो जा करके उसी के साथ मिल गया था, अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गया था। बताओ यार, हद हो गई। धर्म के नाम पर भाई साहब पता नहीं क्या क्या कांड हो जाते हैं। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 1, 2 और 4, यानी कि जदुनाथ सरकार कहते हैं ऐसा, GS देसाई कहते हैं ऐसा है, और आपके MG रानडे का मानना है, इन तीनों का मानना यही है कि मराठों का उत्थान जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। ठीक है, आगे कहता है कि शिवाजी के पिता शाहजी किस मुगल शासक की सेवा में चले गए थे। शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोंसले, भोसले वंशज के थे वो, ठीक है ना। तो उनका पूरा नाम शाहजी भोंसले था। तो क्यों कौन थे मुगल शासक की सेवा में चले गए, तो कुछ समय के लिए उन्होंने मुगल शासक की सेवाएं स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, आइडिया लगा लिया करो यार, कौन थे शासनकाल में आपका क्या बोलते हैं कि भाई शिवाजी महाराज, उनका टाइम पीरियड क्या था, उनसे पहले उनके पिताजी तो उस समय जो था कि कौन सा मुगल शासक का टाइम पीरियड चल रहा था, तो अंदाज़ा लगा लिया और उससे पता लग जाएगा आपको। सिंपल इसमें है क्या, जहांगीर थे वो, इनकी सेवा में चले गए थे कुछ समय के लिए शिवाजी के पिताजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी इंपॉर्टेंट का आया क्वेश्चन है। कहता है क्या कि शिवाजी के पूर्वज थे, कौन से वंश के थे। एक शाखा जो है ना उत्तर भारत से निकल करके वहाँ गई थी, राजपूत लोग थे ये। ब्राह्मणों ने तो हरामखोरों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से भी इनकार कर दिया था। फिर काशी का पंडित आया था गंगा भट्ट करके, उसने शिवाजी महाराज का राज्य तिलक के राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद उनकी माता गुजर गई, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद रुक करके फिर दोबारा उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, बताइए क्या होगा। सिसोदिया वंश के थे। कहते कंपनी के शासनकाल में न्याय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 कथन दे रखे हैं, बताइए साथियों। कौन कौन से इसमें से कथन सही हैं, राइट, कौन कौन से राइट ऑप्शन है, आंसर कीजिए फटाफट इनमें से।
तो जिसका जो राइट आंसर होगा साथियों 92 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक तो ये सही है आपका। फर्स्ट, अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को चलाए रखा, बिल्कुल सही है। 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज जजों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू किए, बिल्कुल सही है ये भी। और थर्ड कहता है कि 1774 चलाए गए अंग्रेजी कानूनों को कंपनी सरकार ने पसंद किया, गलत। चलाए गए 1774 में चलाए गए निजी अंग्रेजी कानूनों को जनता ने पसंद किया, गलत। बाद में बंद कर दिया था ये, गड़बड़ हो जाला हो गया था यहाँ पे। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करके उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर उसका नाम पश्चिमोत्तर प्रांत रखा गया? इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा आपका, इसको छोड़ दो, अब पढ़ो। निम्नलिखित में से किस पश्चिम के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर उसका नाम पश्चिमोत्तर प्रांत रखा गया? नाइन्टी थ्री। तो बेसी बात है यार, अगर आप मैप देखो तो मिल जाएगा, उसमें बिहार था वो। बिहार जो है बंगाल का राज्य था, तो पश्चिमोत्तर यहाँ से जो टच था ना, इधर से इधर जो हिस्सा था बंगाल का जो ना, इसको बंगाल से हटा करके इसका हटा अलग रख दिया, इसका नाम रख दिया गया पश्चिमोत्तर प्रांत। तो ज़रा बताइए साथ ही इस संदर्भ में संयुक्त प्रांत कौन से शासन क्षेत्र का नाम था? संयुक्त प्रांत एक मध्य प्रांत, आज का मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बोला गया, तो बताइए संयुक्त प्रांत किसे कहा गया? ऑप्शन 4 मैं देता हूँ, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। चारों में से आप राइट आंसर बताइए फटाफट। नाइन्टी फोर कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी कानून के प्रयोग को सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया? नाइन्टी फोर। नेक्स्ट कहता है 94 का राइट आंसर जो होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1781 के एक्ट के द्वारा। 1781 के एक्ट को किस और नाम से जाना गया है, जरा बताइए साथियों। 95 कहता है कि कंपनी के किस संधि के तहत सूरत का नगर, कंपनी को किस संधि के तहत सूरत का नगर मिला? कौन सी संधि हुई थी जिसके तहत उसको सूरत मिल गया था? मराठों के साथ बहुत सारी संधियाँ हुई थी ना। 95। नाइन्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बसीन की संधि। आगे 96 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में संबद्ध नहीं है? ये कुछ दे रखे हैं प्रोग्राम, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
तो 96 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छऊ गीत। ये यूनेस्को सूची बनाई है, बाकी सब सूचित हैं। तारीख यामिनी, जिसे किताब यामिनी भी कहते हैं, का लेखक है। इजी क्वेश्चन बता सकते हो आराम से यार। नाइन्टी सेवन का जो राइट आंसर है ना साथियों, देखिए सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आंसर जो है इसका हसन निजामी दिया हुआ है, लेकिन हिसाब में मेरे हिसाब से हसन निजामी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब इन दोनों में से एक होगा, बहकी या उतबी में से, और बहकी के ज़्यादा चांसेज हैं लग रहे हैं मुझे। ये निजामी नहीं होना चाहिए। कोई श्योर हो तो बताना जरा कमेंट में, देखते हैं इसको, फिर बाद में क्लास के बाद में चेक करेंगे इसे, फैक्ट चेक करेंगे सही है गलत है। क्या आ गया ये? अच्छा 98 क्वेश्चन क्या कहता है कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कौन सा बादशाह बरमक्कियों का इतिहास सदैव ही सुना करता था, जो अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और इस बात पर शौक प्रकट करता था कि खलीफा हारून रशीद ने इन लोगों का विनाश करा दिया। कौन सा बादशाह था वो दिल्ली सल्तनत का, बताइए साथियों। जियाउद्दीन बर्नी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। 99 क्वेश्चन क्या कहता है कि ये तो यार गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन ही नहीं आ पाएंगे ऐसे तो। बर्नी की संरचना के बारे में कहता है कि प्राचीन लेखकों ने राज्य व्यवस्था संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे, किंतु बादशाहों एवं अमीरों के पथ प्रदर्शन के लिए मैंने जिन राज्य व्यवस्था संबंधी अधिनियमों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया है उस प्रकार आज तक किसी लेखक ने नहीं किया, बर्नी कहता है। बर्नी की कौन सी रचना जिसके बारे में बर्नी ने ये सब लिखा, बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 99। रुक जा यार, चलो यहीं बता दो जो ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों इनमें से। बर्नी की कौन सी पुस्तक है जिसके बारे में उसने ये लिखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतवाएं जहांदारी में लिखा इसने ऐसा इसके बारे में। तो आगे क्वेश्चन कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 100, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि श्रीरंगम मंदिर की मरम्मत के लिए किस अलवार संत ने नागपत्तनम के बुद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति चुराई थी? अच्छा जी, ऐसा भी हुआ था क्या? एक अलवार संत था,
जैसे कि नागपत्तनम के बौद्ध मंदिर से विहार से एक स्वर्ण मूर्ति चुरा ली थी। कौन सा वो संत था? अलवार संत, दो हुए ना, एक अलवार और नैनार संत हुए। अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, और नैनार संत किसको मानने वाले थे बताइए साथियों जरा। अलवार संतों की संख्या, नैनार संतों की संख्या अच्छे से देख लेना, हर बार क्वेश्चन आता है इनमें से। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 100। वो महाशय थे आपके, ऑप्शन नंबर डी, तिरुमंगई। ये अलवार संत थे। इन्होंने आपके नागपत्तनम के बौद्ध विहार से एक सोने की मूर्ति चुरा ली थी श्रीरंगम मंदिर की मरम्मत करने के लिए। कर्नाटक में था ना श्रीरंगम। तो साथ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम आगे चलते रहेंगे और धीरे धीरे करके आपकी तैयारी को स्ट्रांगफुली कराते रहेंगे। आप हमारे साथ अंतिम समय तक बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा आपके साथ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए मैक्सिमम, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उस पर उसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगले चैप्टर में फिर कुछ नए सवालों के साथ मैं फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे साथियों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।